SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर हमेशा अपना खास फजल करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस वीक की हम आपको पहली क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप अब तक दिए जाने वाले लेक्चर से बहुत कुछ सीख चुके होंगे। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारी जो SEER फाउंडेशन है उसका जन्मदिन है, यानी उसकी बर्थडे है। आज की तारीख को ही 22 दिसंबर 2024 को जो है वो ये वजूद में आई और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के दौरान हमारी SEER फाउंडेशन ने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों की ही बदौलत है कि आप हमारे कोर्सेज में हिस्सा ले रहे हैं और यकीनन कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। अभी हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए हसन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी हमने पढ़ी थी जिसमें बोबो डोल का तजर्बा किया गया था, लर्निंग थ्योरी इसके अंदर पिछले ही लेक्चर के अंदर। तो जो हमने सोशल लर्निंग थ्योरीज पढ़ी थी, तो उसी के अंदर एक थ्योरी थी जिसको आज हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये है एल्बर्ट बेंडोरा थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है एल्बर्ट बेंडोरा। मैं उसके स्पेलिंग बता देता हूँ, ALBERT एल्बर्ट बेंडोरा। ठीक है, ये इनकी थ्योरी के फाउंडर हैं और सोशल लर्निंग थ्योरी इनकी थ्योरी है जो कि SLT कहलाती है इन शॉर्ट में। अच्छा जी, एल्बर्ट बेंडोरा के बारे में थोड़ी सी मालूमात है कि ये कनाडा के सिटीजन थे। यस, ये कनाडा में पैदा हुए और 1925 इनका जो बर्थ ईयर है वो 1925 है। 1960s में इन्होंने ये SLT यानी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उसको पेश किया। अच्छा, पहले लोग समझते थे, जो पहले थ्योरीज मौजूद थी लर्निंग के ऊपर या सोशल लर्निंग के ऊपर, वो ये समझते थे कि बच्चा खास तौर पे वो सजा और जजा के अमल से सीखता है, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के अमल से ही सिर्फ सीखता है। लेकिन बेंडोरा जो है इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदे से भी सीखते हैं। यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने एक काम किया, आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या अगर कोई बच्चा है उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसपे उसको पनिशमेंट मिली है, तो वो उसके लिए एक लर्निंग है कि वो काम वो दोबारा शायद नहीं करेगा। ठीक, या उसके माइंड में ये चीज होगी कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली है। अगर उसको रिवॉर्ड मिला तो जाहिर उसका ऑपोजिट होगा। तो इन्हीं दोनों तरीकों को समझा जाता था कि यह बेसिकली मोड्स ऑफ लर्निंग है। लेकिन बेंडोरा ने कहा कि जो हम देखते हैं, जो हम प्रोसेस होता हुआ देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई काम किया, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला और वो हमारे सामने ही है। वो हम छोटे थे तो स्टोरीज का दौर था और हिंदी स्टोरीज होती थी जो कि सोशल या मोरल टाइप स्टोरीज होती थी। तो उनमें एक स्टोरी बड़ी चलती होती थी जिसमें वो एक लोमड़ी होती है और वो शेर जो है वो कोई सवाल पूछता है एक जानवर से, उसका जो वो जवाब देता है तो उसको मार देता है। फिर वो शेर दूसरे जानवर से वैसे ही सवाल पूछता है तो उसको भी मार देता है। फिर वो लोमड़ी से पूछता है, तो क्योंकि लोमड़ी को हम थोड़ा चालाक कंसिडर करते हैं ना, तो वो उसको ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब देती है कि वो उसको नहीं मारता बल्कि उसको वो अप्रिशिएट करता है। तो उस लोमड़ी से दूसरा कोई पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, या मतलब ऐसे कैसे हुआ। तो उसने कहा कि मैंने दूसरों से देख के सीख लिया कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया, उसके खिलाफ जवाब दिया, तो उसने उसको मार दिया जानवर को। तो ये बेसिकली होता है कि किसी को काम करते हुए देखते हैं, किसी को कोई एफर्ट करते हुए देखते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी हमारे लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अच्छा,
इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव थियरी भी कहा जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एल्बर्ट बेंडोरा को फादर ऑफ कॉग्निटिव थियरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ा था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ कि इसने थ्योरी तो पेश की एल्बर्ट बेंडोरा को, लेकिन कोई भी जो थ्योरी होती है वो किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, या उसको माना तभी जाता है जब उसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है या उसको प्रूव किया जाता है किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ऐसा हुआ कि एल्बर्ट बेंडोरा ने बच्चों को एक कमरे के अंदर भेजा और वहां पे एक अडल्ट बंदा, एक आदमी पहले से ही एक गुड़िया को मार रहा था, तशद्दुद कर रहा था उसके ऊपर। तो बाद में जब बच्चों को उस गुड़िया के साथ खेलने के लिए छोड़ा गया किसी और टाइम में, तो उन्होंने भी उसी अमल को दोहराया, उन्होंने भी उसको वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश की उस डॉल को। तो उससे ये साबित हो गया कि बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो देख के सीखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि फलाना ऐसा कर रहा था तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, या शायद ऐसा ही करना ठीक है। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें ज़ाहिर उतनी अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, तो बच्चे इस तरह सीखते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसके पीछे जाते हैं, या उसको अपना रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी सारे सोशल मीडिया या सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो रोल मॉडल बना लेते हैं लोग उनको, लेकिन बाद में अगर उनको पता चलता है, इवन कि अब वो अडल्ट हैं, ठीक, लेकिन वो फिर भी उनको रोल मॉडल बनाते हैं, उनको देख के उनका स्टाइल कॉपी करते हैं। लेकिन बाद में अगर उनको पता चलता है कि ये जो है वो सब कुछ फेक था, या कोई ऐसा कुछ स्कैंडल सामने आ जाता है, तो फिर उनको फॉलो से हटके उसको हेट करने लग जाते हैं। तो हम बड़े होके भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही कर रहे होते हैं, बस उसका थोड़ा सा वे चेंज हो जाता है कि बेसिक चीज़ों का हमें पता होता है, वो हमें पहले ही पता होता है कि हम ये गलत है, ये सही है, तो हम देख के नहीं सीखते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे माइंड जो हमें नहीं पता होती, हमें उनके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको फिर भी हम देख के सीख रहे होते हैं और उनको अपनाने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे SLT है, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो इसके अंदर लर्निंग की बात हो रही है, ठीक। तो लर्निंग कौन सी है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी मुशाहदे के जरिए सीखना। अब सीखने का एक थ्योरी तो बना दी, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ की एस्पेक्ट्स हैं इसके, जिनके बगैर सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो मुकम्मल नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इसके बगैर सोशल लर्निंग थ्योरी नहीं हो सकती, या वो जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो या तो होगी नहीं या फिर पायदार नहीं होगी। वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं? पहला है अटेंशन, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करे बच्चा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस प्रोसेस को जो उसके सामने हो रहा है, या जो हम चाहते हैं कि क्लासरूम में बच्चा अडॉप्ट करे किसी भी अमल को, उसको अटेंशन से सीखना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है उसको, ठीक है। रिटेंशन है दूसरा, इसका मतलब होता है कि अपनी याददाश्त में उस चीज़ को रखना, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो चीज़ याद रहेगी उसी को हमारे जहन पे वो इम्पैक्ट करेगी, और हम उसको, या जो बच्चा है वो उसको कॉपी करेगा, या उसका जो स्टाइल है वो अपनाएगा, उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो उसकी पायदार होगी, ठीक है। थर्ड है अमल दरामद, रिप्रोडक्शन। इसका मतलब वही है कि जो सीखा है, जो उसने फॉर एग्जांपल उसने कोई अमल होते हुए देखा और उसने देखा कि उसका नतीजा बाद में अच्छा नहीं निकला, बुरा निकला, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसको याद होगा उस बारे में, तो वो दोबारा वो चीज़ अवॉइड करेगा, वो खुद वो चीज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको याद ही नहीं होगा तो वो फिर से वो गलती दोहराएगा जो किसी और ने दोहराई थी, ठीक है। फोर्थ है मोटिवेशन, ठीक है। और इसका मतलब यही है कि बच्चा वो काम तभी करेगा, यानी अब उसने सीख भी लिया, फॉर एग्जांपल अटेंशन भी दे ली, उसको याद भी है, लेकिन अब कोई काम है वो करना चाहिए उसको, लेकिन वो तब भी वो नहीं करेगा अगर उसको कोई मोटिवेशन उसके बारे में नहीं मिलेगी, अगर उसको ये नहीं होगा कि मुझे कोई इस बारे में कोई रिवॉर्ड मिलेगा या मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा बेसिकली आप रिवॉर्ड के मानों में ले सकते हैं, तो वो उसको नहीं करेगा। तो ये रिवॉर्ड इसमें भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या रिवॉर्ड या सज़ा और जज़ा वाली थ्योरीज़ के अंदर फ़र्क ये है कि पहले ये कहा जाता था कि खुद जो बच्चा परफॉर्म करेगा सिर्फ उसी से वो सीखेगा, लेकिन इस थ्योरी का क्या है कि अगर बच्चा दूसरे को भी देखेगा, या कोई इंसान है, कोई जानवर है, तो वो भी दूसरे किसी को देखेगा तो उससे वो कोई नतीजा अखज़ करेगा, और फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे भी वो चीज़ करनी चाहिए नहीं, या मुझे ये चीज़ अडॉप्ट करनी है, या ये गलती मुझे दोबारा से दोहरानी नहीं है।
तो ये थी बेसिकली SLT सोशल लर्निंग थ्योरी जो एल्बर्ट बेंटूरा की है। तो ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये साइकोलॉजिकली जब हम स्पेशल एजुकेशन में एंटर होते हैं एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर, तो हमें बच्चों की साइकी समझ के उनको उस हिसाब से टीच करना होता है, क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव जोन में अपना काम अंजाम दे रहे होते हैं। यानी आम बच्चों से हटके हम डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनके साथ डील कर रहे होते हैं। तो वो ये होता है कि उनके ऊपर तवज्जो देना थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझना, मेंटल प्रोसेस को समझना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम ये थ्योरीज जो है वो पढ़ते हैं। तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं कि टीचर्स जो है वो अगर स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए उसको, ठीक है, वो एक रोल मॉडल होना चाहिए बच्चों के लिए, इवन कि ये ओवरऑल एजुकेशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। ट्यूटर से सीखता है, अपने पीयर से जो है वो बच्चा सीखता है, जो अपने क्लासमेट्स होते हैं, अपने साथी होते हैं, उनसे वो सीखता है। तो उसमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि उसको जो है वो अपने पीयर से, अपने साथियों से पॉजिटिव लर्निंग ही मिले और वो उसको अडॉप्ट करके तो अपनी लर्निंग का हिस्सा बना सके, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी भी होती है, जैसे अगर हम किसी के बारे में देख रहे हैं कि वो अगर वो किसी को अच्छा एप्रिसिएशन मिल रही है किसी और बच्चे को, तो फिर उसको भी एप्रिसिएशन मिल सकती है, ये सोचेगा अगर बच्चा तो वो फिर भी पॉजिटिव लर्निंग करेगा, ठीक है। तो ये सारी है SLT सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बेंटूरा। तो ये यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड होता है। तो बाकी कोई सवाल होंगे तो हम उसको देख लेंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज इंशाल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेशन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो था सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था ट्रीटमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, तो इसमें हमने मेडिकल ऑप्शन सारे देख लिए थे। देन हमारे पास है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जब एक इंडिविजुअल उसके यहाँ जब ये डायग्नोज हो जाता है कि एक बेबी जो है वो क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, तो जब डॉक्टर उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट देख लेते हैं, तो एसएच मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर उसे नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में जो है वो देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन की एक टीम होती है। इस अर्ली इंटरवेंशन कब प्रोवाइड की जाती है? 0 to 3 ईयर, बर्थ से लेकर 3 साल की एज तक अर्ली इंटरवेंशन की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन की बेसिकली एक टीम होती है, ये एक अलग से टॉपिक है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और अकॉर्डिंग टू इम्पेयरमेंट ये चीज़ मैटर करती है कि इसमें जो है वो अर्ली इंटरवेंशन की टीम में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, इसके अलावा पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये अर्ली इंटरवेंशन होता है हमारा। तो जब बच्चा जब एक विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ बच्चा है और वो डायग्नोज हो चुका है, ठीक है, डायग्नोज के बाद उसे रेफ़र कर देंगे अर्ली इंटरवेंशन टीम के बाद। फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है पेरेंट्स को कि बच्चे को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, बच्चे की लर्निंग के लिए कैसे इकदाम करने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बच्चा लो विजन है, ठीक है, तो अर्ली इंटरवेंशन क्या कहेगी कि बच्चे को लो विजन एड्स दे दी जाएँ, ठीक है। लार्ज मैग्नीफायर वगैरह या चीज़ें ऑब्जेक्ट को बड़ा करके, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे ऑब्जेक्ट बड़ा नज़र आता है, ठीक है। तो ये ग्लासेस इसमें डिफरेंट होते हैं। तो ये लो विजन और ऑप्टिकल नॉन ऑप्टिकल एड्स, इसका भी अलग से टॉपिक है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन जो है वो तो उसे जो है वो लो विजन एड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, जैसे स्क्रीन मैग्नीफायर, इसके अलावा डिफरेंट ग्लासेस होते हैं जिनके ज़रिए ऑब्जेक्ट हमें बड़े नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। रीडिंग के लिए मैग्नीफायर होते हैं, स्टैंड मैग्नीफायर होता है, इसके अलावा हैंड मैग्नीफायर होता है, इसको पॉकेट मैग्नीफायर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैरी भी कर सकते हैं इजीली, लेकिन स्टैंड मैग्नीफायर क्या होता है, उसको हम कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होते हैं? ये बर्थ से लेकर 3 साल का बच्चा है, उसकी ऑक्यूपेशन पे मींस के उसकी फाइन मोटर स्किल पे काम करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि मोटर स्किल में 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक फाइन मोटर और एक ग्रॉस मोटर, ठीक है। ग्रॉस मोटर कौन सी होती है? हमारे लार्ज मसल की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए यूज़ होती है, और जो फाइन मोटर है वो हमारे स्मॉल मसल, ठीक है। तो इसमें बच्चे को
फाइन मोटर स्किल पे काम किया जाएगा। इसमें लर्निंग एक्टिविटी पे बच्चे की काम किया जाएगा, डेली लिविंग स्किल पे काम किया जाएगा, फाइन मोटर स्किल पे, ठीक है ना। तो बच्चे को चीज़ें पकड़ाई, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है, एक तो बच्चा ना जो इम्पेयर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इम्पेयर्ड बच्चा है वो क्या वो तो देख के पिक कर लेता है, जो इम्पेयर्ड बच्चा नहीं है वो चीज़ों को देख रहा है, जैसे पेरेंट्स चीज़ें पकड़ रहे हैं, जैसे घर वाले बाकी लोग चीज़ें पकड़ रहे हैं, उनको देख के कॉपी करता है, वैसे चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक इम्पेयर्ड बच्चा जो है विजुअल इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो देख नहीं सकता, तो उसे चीज़ें पकड़ने का भी आइडिया नहीं होता, तो उसे चीज़ें पकड़ाने का तरीका सिखाना, ठीक है। जब बच्चा 3 मंथ से ऊपर हो जाता है, फिर उसके हैंड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएँ कि इसे ऐसे पकड़ो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद बॉल पकड़ा देना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसे पकड़ाएं। और एज अप्रोप्रिएट, मतलब एज के साथ साथ उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती हैं, तो इस तरीके से एज के साथ साथ बच्चे को चीज़ें सिखाई जाएँ, एज के साथ साथ उसकी फाइन मोटर स्किल पे काम किया जाए, उसको गेम्स करवाई जाएँ बच्चे को, ठीक है। उसे साउंड वाले टॉयज लेकर दिए जाएँ बच्चे को, कि जिनमें से कुछ साउंड आता है वो उसके कुछ डिस्टेंस पे रख दें, ठीक है, फिर बेबी से कहें कि जाएँ, जाके उठा के लाएँ, वो साउंड दे रहा होता है फिर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी भी एक हमारा ब्रॉडर टॉपिक है, ठीक है, ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसको हम यहाँ पे इन शॉर्ट ही पढ़ेंगे। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग दी, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन क्या कहेगी, वो कहेगी कि आप पेरेंट्स से कहेगी कि आप बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए उसकी अर्ली इंटरवेंशन टीम के लिए अर्ली इंटरवेंशन क्या कहेगी कि आप बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए उसके ओरिएंटेशन पर काम करें, उसकी मोबिलिटी पे काम करें। ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द के माहौल से वाकफियत हासिल करना, और मोबिलिटी क्या होता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंडिपेंडेंटली, और जो है वो मूव करना, ठीक है। तो ये चीज़ें सिखाई जाएँ बच्चे को। तो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी में सबसे पहले नंबर 1 पे ये आ जाता है कि सेंसरी अवेयरनेस। बच्चे को सेंसरी अवेयरनेस, सबसे पहले क्या है कि बच्चे को सेंसरी अवेयरनेस दी जाए, मीन्स के बच्चे की सेंसेस के जरिए उसको चीज़ें सिखाई जाएँ, लर्न की कराई जाएँ, जैसे कि बच्चे को साउंड के जरिए चीज़ों की पहचान करवाई जाए। पेरेंट्स हैं वो अपनी साउंड के जरिए अपनी पहचान करवाएंगे, मदर है वो मतलब बच्चा उसको साउंड के जरिए पिक करेगा कि शी इज़ माई मदर, ठीक है। पेरेंट्स को भी फादर को भी ऐसे ही है, ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो उसके साथ ऑरली कम्युनिकेट करें बच्चे के साथ, और वो आवाज़ के ज़रिए बच्चे को बताएं कि आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, इस तरह से। तो वो आवाज़ के ज़रिए क्या करेगा, पिक करेगा। इसके अलावा पैरेट है, उसकी आवाज़, क्रो की आवाज़, डिफरेंट बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ सुनवाई जाए बच्चे को, कि मतलब पहले पैरेट की आवाज़ सुनाए, फिर उसे कहें इट इज़ अ पैरेट, ठीक है, या देन फिर क्रो की आवाज़ सुनाएं, क्रो की आवाज़ के बाद के ये क्रो है, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट हैं हमारे घर में, जिस तरह से बर्तन होते हैं, चम्मच होते हैं, बर्तन खटकने की आवाज़ सुनवाई जाए कि इस तरह से होती है, ठीक है। और मदर जब बेबी का फीडर वगैरह बना रही हो तो उसे आवाज़ में मीन्स के ऑरली जो है वो कम्युनिकेट करे कि मैं अब किचन में हूँ, मैं अब खाना बना रही हूँ, मैं आपका फीडर बना रही हूँ, तो इस तरह से ऑरली उसको बच्चे को ताकि बच्चा जो है वो आवाज़ों के ज़रिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हेयरिंग के ज़रिए ले रहा है, ठीक है। स्मेल के ज़रिए बच्चे को चीज़ों की पहचान कराई जाए। फ़िश है, डिफरेंट जो हैं वो ईटिंग, मतलब खाने वाली जितनी भी अशियाज़ हैं उनकी। इसके अलावा मतलब स्मेल के ज़रिए बच्चों को पहचान करवाई जाए, जो भी चीज़ आप पहचान करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि खाना बन रहा है तो बच्चे को कहें जी खाना बन रहा है, खुशबू सूंघाएं उसको, मीन्स के टच के ज़रिए सिखाएं, ठीक है। बच्चे को साउंड के ज़रिए तो आप करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि बच्चे को अपने आप को टच भी करने दें, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, सिस्टर को, ताया चाचू जो भी हैं, रिलेटिव्स हैं, वो अपने आप को भी टच करने दें, ऑब्जेक्ट को घर में, ठीक है। जितनी भी अशिया हैं, जितने भी चीज़ें हैं, बच्चे को टच करके दिखाई जाए, चम्मच टच करके दिखाया जाए, ठीक है। प्लेट कि ये बाउल है, ये प्लेट है, इस तरह से कप है, ये आपका फीडर है, इस तरह से बच्चे को शूज़ उसके हैं, ठीक है, शूज़ को टच करके बताएं कि ये आपके शूज़ हैं। देन हमारे पास है स्पेशल कॉन्सेप्ट, बच्चे को स्पेशल कॉन्सेप्ट भी दिया जाए, ठीक है। स्पेस से स्पेशल, ठीक है। स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपसे कितने डिस्टेंस, बगैर टच किए, ठीक है, बगैर आपको पता हो कि फलां ऑब्जेक्ट आपके कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ये होता है स्पेशल कॉन्सेप्ट। जब आप बच्चे को पूरे अपने घर की ओरिएंटेशन करवा देते हैं, ओरिएंटेशन के बाद आप पहले ओरिएंटेशन करवाइए कि ये एक रूम है, रूम के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है, एक चारपाई पड़ी हुई है, एक टेबल पड़ा हुआ है, और उनकी लोकेशन बच्चे को एक बार आपने ओरिएंटेट करवा दी कि ये किस किस लोकेशन पर पड़े हुए हैं,
तो बच्चा क्या एक जब वो ओरिएंटेट हो चुका है उस एनवायरनमेंट से, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उसके बाद बच्चे ने जब भी कोई चीज़ उठानी है तो वो बगैर किसी की हेल्प के जो है वो उस चीज़ तक खुद चला जाए। मीन ये होता है स्पेशल कॉन्सेप्ट कि जब उसने बेड से उठ के अपनी सेव अलमारी तक जाना है या फिर उसका कोई टॉय नीचे गिर गया तो उसको उठाने के लिए उसने जाना, तो वो स्पेशल कॉन्सेप्ट के कितने डिस्टेंस से उससे गिरा है और वो वहाँ तक जाके और वो अपना टॉय उठा लेगा। ठीक है, तो शूज़ जो हैं वो कहाँ रखने हैं, ये सारा मतलब कि बुक कहाँ पड़ी हुई है ऑन द टेबल, ठीक है, अंडर द टेबल क्या पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसको सिखानी है। ठीक है, रियलाइजिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ नॉट हर्ड और फेल्ट। ठीक है, टच किए बगैर उनको जो है और उनकी आवाज़ सुने बगैर इस चीज़ को जज करना कि कहाँ पड़ी है, ये क्या है, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्चिंग स्किल। बच्चे को सर्चिंग स्किल के चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना किस तरह से है। ठीक है, इसमें डिफरेंट सर्चिंग स्किल में आ जाती हैं, सेमी सर्कल आ जाती है, सर्कल टेक्निक आ जाती है, इसके अलावा ऑर्बिट और बीम टेक्निक आ जाती है। जैसे बच्चे एक ऑब्जेक्ट गिर गया, ठीक है, उसे उठाना कैसे है, उसको आप सबसे पहले सर्कल टेक्निक में उठाएंगे। सर्चिंग टेक्निक की एक टाइप होती है सर्कल टेक्निक। सर्कल टेक्निक में आपने उसको 1 हैंड सर्कल टेक्निक एंड 2 हैंड सर्कल टेक्निक इस तरह से होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपने हैंड से जो है वो एक सर्कल क्रिएट करना है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट गिरा उसके आसपास, उसी सर्कल को फिर आप छोटा करते आएंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारी सर्चिंग टेक्निक में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसी तरह सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में हाफ सर्कल बनाना होता है, तो ये भी 1 हैंड एंड 2 हैंड होती है। इस तरह बीम टेक्निक है, बीम टेक्निक में क्या होता है, बैक एंड फोर्थ हैंड को मूव करना होता है। आपने हैंड रखा, ठीक है, उसके बाद आपने हैंड को पीछे से उठा के वहाँ तक क्लोज करना है जहाँ पे आपकी लास्ट फिंगर की लास्ट टिप होती है। ठीक है, वहाँ तक क्लोज कर लिया, उसके बाद आपने आगे से फिंगर्स खोल देनी है, उसके बाद फिर आपने पीछे से हैंड को उठा के लास्ट फिंगर की टिप पे आके मूव कर लिया। इसी तरीके से बैक आएंगे आप, बैक आप जो है वो आप अपने हैंड को बैक मूव करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी लोकेशन को चेंज करते रहेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को सर्च करते करते आप उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट। बच्चे को इंडिपेंडेंटली मूवमेंट सिखाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है तो आप उसे ये कहें कि जी बस ठीक है, बस बैठा रहे, कुछ भी ना करे, लेकिन उसे क्रॉलिंग भी सिखाएं, उसे वॉकिंग भी सिखाएं, रनिंग भी सिखाएं, सब कुछ सिखाएं बच्चे को इंडिपेंडेंटली ताकि वो मूव कर सके। क्रॉलिंग रोलिंग, क्योंकि 3 साल तक अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज मिलती हैं, तो 3 साल में यही है, क्रॉलिंग रोलिंग और वॉकिंग। मीन्स के बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करना सिखाएं। एक बच्चा जो इम्पेयर्ड नहीं है वो क्या करता है, वो दूसरों को देख के उनके पीछे जाता है। ठीक है, वो क्रॉलिंग करते हुए जाता है, तो ये एक विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है वो नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो उसे सिखाना पड़ेगा आपको कि उसे कैसे जाना है। उसे क्रॉलिंग भी सिखानी पड़ेगी, उसे वॉकिंग भी सिखानी पड़ेगी। वॉकिंग तो वैसे दूसरे बच्चों को भी हम हाथ पकड़ के सिखाते हैं, लेकिन ये है कि वो पिक जल्दी करते हैं और विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो पिक जल्दी नहीं करते, तो इसलिए उन्हें सिखाने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये हमारे थे नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ठीक है, ये अर्ली इंटरवेंशन के जरिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।